नियमों का एक समूह होता है। तो उसमें कौन कौन से राजनीतिक दर्शन होंगे या दर्शन, इसमें जो सबसे पहली बात हम करेंगे, सबसे पहले आप बच्चों को ये याद है कि संविधान जो होता है किसी देश का जो है सर्वोच्च कानून होता है। उसी संविधान के अनुसार जो है उस देश का शासन व्यवस्था चलती है। संविधान के द्वारा ही आप सबको जो है वो विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त होती हैं। संविधान ही है जो आपके किसी भी देश के अंदर अराजकता के शासन की समाप्ति करता है। प्यारे विद्यार्थियों, जहां तक दर्शन की बात है, दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का अपना दर्शन रहता है। हर संस्था का इसी प्रकार से संविधान का भी दर्शन रहता है। जहां तक भारतीय संविधान, देखिए जहां तक दर्शन की बात है, दर्शन का अगर आप शाब्दिक अर्थ हम इसको कहें तो एक विशेष सोच रहता है। दर्शन अर्थात एक विशेष सोच। तो भारतीय संविधान में जो विशेष बातें लिखी गई हैं जिससे किसी भी देश का जो है वो सरकार और लोगों के बीच का जो संबंध है वो भी एक दर्शन कहलाता है। लोगों का जीवन कैसा होगा और कैसा होना चाहिए, ये भी संविधान के दर्शन में जो है वो सम्मिलित है। संविधान का दर्शन जो है वो एक सपना भी उसको आप मान सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम इसको संक्षेप में सर्वजन हिताय और व्यक्ति की गरिमा भी कह सकते हैं। जहां तक भारतीय दर्शन की बात है, संविधान के दर्शन की बात है, तो भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे इसमें जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो उसका दर्शन है, उसके जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो उसका दर्शन है। उसमें नागरिकता का जो व्याख्यान किया गया है अनुच्छेद 5 से 11, वो उसका दर्शन है। समानता की बात उसमें की गई है, वो उसका दर्शन है। स्वतंत्रता भी दर्शन में लिया जा सकता है और न्याय, साथ ही साथ जो उसकी निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है, ये हमारे भारतीय संविधान के में निहित जो राजनीतिक दर्शन है। पर इससे पहले आपको दर्शन का जो है सही अर्थों में आपको बात समझनी होगी कि हमारा भारतीय जो संविधान है उसका जो दर्शन है वो उसके सिद्धांतों में छुपा हुआ है। जिन सिद्धांतों के आधार पर हमारा संविधान निर्मित हुआ है, निहित है, वही उसके सिद्धांत रहते हैं। और संविधान निर्माताओं ने जब हमारे देश का संविधान तैयार किया तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी सम्मिलित की है जो हमारे भारतीय संविधान को दुनिया के सबसे अलग संविधान के रूप में जो है वो प्रदर्शित करता है, सत्यापित करता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे भारत के संविधान, जो कि आपको पता है कि पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर सबसे लंबा संविधान है। भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में हमारे संविधान की एक अलग पहचान है और भारतीय संविधान जो है वो भारत को एक अलग पहचान दिलाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है संविधान का दर्शन। तो संविधान का दर्शन जो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि एक सपना होता है, एक किस प्रकार से ये अलग अलग लोगों की अलग अलग फिलॉसफी रहती है। तो संविधान का जो दर्शन होता है उसके नैतिक नियमों, आदर्शों, लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं, किसी विशेष शासन की व्यवस्था तथा अन्य उद्देश्यों का समूह होता है जिनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संविधान बनाया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो समाज के जो आदर्श होते हैं और जो मूल्यों को स्पष्ट करता है, यही हमारे संविधान का दर्शन कहलाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि संविधान का दर्शन क्या है। किसी भी देश का संविधान केवल नियमों द्वारा ही जो है वो और विभिन्न परिवारों का समूह ही नहीं होता। उसमें जो अंकित शब्द हैं उसका जो अर्थ होता है वो हमें केवल वैज्ञानिक दृष्टि से ही लेना उचित नहीं है, बल्कि हमारा जो संविधान होता है वो कुछ सिद्धांतों पर बनाया होता है और यही सिद्धांत
मैं बार बार कहूंगा कि यही सिद्धांत और आदर्श और मूल्य हमारे संविधान के दर्शन हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। देखिए, भारतीय संविधान जो है वो, जैसा कि आपको मालूम है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और इसकी जो प्रस्तावना है, इसको पढ़े बिना हम संविधान के दर्शन को नहीं समझ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें वो सारी बातें निहित है जो कि इसके दर्शन को, इसके राज दर्शन को जो है प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान की एक आइडेंटिटी कार्ड है, उसका पहचान पत्र है। और इस प्रस्तावना के माध्यम से ही हम जो है वो अपने भारतीय संविधान के आदर्शों को, दर्शन को समझ सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि सबसे पहले भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को और प्रत्येक नागरिक को संविधान की प्रस्तावना का ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, संविधान की प्रस्तावना जो कि इस प्रकार से है, हम भारत के लोग भारत को धर्म संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है। और ये प्रस्तावना वैसे तो जब भी हमारी स्कूली शिक्षा शुरू होती है तो स्कूली शिक्षा में हमारी जो किताब होती है उसके पहले पेज पर ही संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका या प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखी गई होती है। और ये आवश्यक होता है कि प्रत्येक अध्यापक जो है वो हमारे आप सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को जो है इसका ज्ञान दे, क्योंकि जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक इसकी प्रस्तावना को नहीं पढ़ेगा, नहीं समझेगा, तो तब तक जो है वो भारत की प्रस्तावना के महत्व की हम चर्चा नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप इस प्रस्तावना को कंठस्थ करें, इसको याद करें और इसके एक एक शब्द पर जो है वो आप थोड़ा सा समय लाकर सोचें, क्योंकि ये जो प्रस्तावना है मेरे अनुसार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसका दर्शन है, जिस पर क्योंकि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना का दर्शन है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसका दर्शन है, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारा पूरा का पूरा संविधान आधारित होता है और यह उन सिद्धांतों को उल्लेख करती है जिसकी पूर्ति के लिए संविधान में विभिन्न अनुच्छेद व धाराएं लिखी गई है। तो ये प्रस्तावना का महत्व है। साथ ही साथ संविधान की प्रस्तावना न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, विद्वानों और विद्यार्थियों के लिए संविधान को समझने की व्याख्या करने में सहायक होती है। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि सबसे पहले और सबसे परम नैतिक जो कर्तव्य प्रत्येक भारतीय का है वो भारत की संविधान की प्रस्तावना को समझना है। तभी जो है भारत के संविधान को समझा जा सकता है, उसके दर्शन को समझा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, संविधान की विभिन्न धाराओं की प्रस्तावना की सहायता से ही अधिक से अधिक जो है वो अच्छी तरह समझा जा सकता है। देखिए, भारतीय प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देने की जो घोषणा की गई है, इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक भारतीय अपनी योग्यता के आधार पर जो है वो उसको जो है वो अपनी योग्यता आधार पर जो है वो विकास करने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही साथ इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को हेतु जो है वो दृढ़ निश्चय करने की भावना विकसित करना, ये भारतीय प्रस्तावना का महत्व है। प्यारे विद्यार्थियों, संविधान में प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को भ्रातृत्व भाव विकसित करने की बात कही गई है, प्रोत्साहित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति का जो है वो सम्मान करे, तभी जो है वो राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकती है। तो ये प्रस्तावना का महत्व है। भारत में प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व गौरव को जो है वो स्थापित रखा जाएगा ताकि उसके स्वाभिमान को कोई ठेस न पहुंचे। ये भारतीय संविधान की जो है वो प्रस्तावना का महत्व है।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है और इनका इनका जो अर्थ है ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ है, क्योंकि जब तक इस प्रस्तावना को आप नहीं समझेंगे और इस मतलब इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको भारतीय संविधान के दर्शन नहीं होंगे। भारतीय संविधान में निहित दर्शन है उसका आपको पता नहीं चलेगा। तो ये मेरा मानना है कि सबसे पहले आप सभी को, हम सभी को भारतीय संविधान की प्रस्तावना भली भांति समझनी चाहिए, ताकि हम अपने भारत के संविधान के महत्व को समझे, उसकी प्रस्तावना के महत्व को समझ पाए। तो अब देखिए, क्योंकि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं द्वितीय चरण की परीक्षा के विषयों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने के लिए, हालांकि थोड़ी चर्चा मैं आगे ले जा रहा हूँ, ज्यादा करूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ तो इसका मेरा अर्थ है कि आप लोग जो है सरल भाषा में इसको समझ सके। अब प्रश्न उठता है कि भारत की प्रस्तावना में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इसके दर्शन को दर्शा रहे हैं, इसके दर्शन का महत्व बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो शब्द इसमें है वो है हम भारत के लोग। मैंने शुरू में कहा था कि हम भारत के लोग भारत को, तो इसमें जो हम भारत के लोग हैं इसका भी अपना ही एक अर्थ है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो हम भारत के लोग हैं इसका अर्थ यह है कि भारत में जो सर्वोच्च शक्ति है वो भारत के लोगों में ही निहित है। सबसे लास्ट में जो इसकी लाइन है कि हम जो है वो इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं, तो ये भारत के लोग ही इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि इसके अनुसार ये हुआ कि भारत का जो संविधान का निर्माण किया है तो भारत के लोगों ने ही किया है। आपको इस बात को बिल्कुल सरलता समझना होगा कि हम भारत के लोग का अर्थ है कि भारत के लोग जो हैं वो सर्वोच्च सत्ता के लोगों में निहित है, और संविधान का स्रोत भारत की जनता में ही निहित है और कोई शक्ति नहीं है। अर्थात भारत के लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक इस संविधान को बनाया है। अब आप से क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसा तो है नहीं, भारतीय संविधान का निर्माण तो संविधान सभा ने किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान सभा ने किया, लेकिन जो संविधान सभा थी उसका निर्माण किसने किया? वो भी तो भारत के लोगों ने किया। भारतीय संविधान सभा का जो चुनाव हुआ उसका चुनाव जो है वो एक अप्रत्यक्ष चुनाव था, लेकिन वो भी एक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस चुनाव के द्वारा ही हमारे संविधान के जो संविधान सभा थी उसमें जो लोग शामिल थे उन सब का जो है वो लोगों ने ही अप्रत्यक्ष चुनाव से उनको उसमें शामिल किया था। तो इसमें बात को स्पष्ट है कि संविधान सभा के लोगों के जो प्रतिनिधि थे, लोगों के प्रतिनिधि के रूप में जो है उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। तो मैं समझता हूं कि आप इस बात से भली भांति परिचित हो गए होंगे कि हम भारत के लोगों का अर्थ है कि भारत में सर्वोच्च सत्ता जो है वो लोगों में निहित है। भारत के लोगों ने पूरी स्वतंत्रता के साथ जो है वो हमारे देश के संविधान का निर्माण किया है, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो जो संविधान सभा ने बनाया, लेकिन संविधान सभा में जो लोग थे, जो चुने हुए व्यक्ति थे, वो भी लोगों के ही प्रतिनिधि थे। तो ये बात आपको समझ। दूसरी बात इसमें कि भारतीय संविधान लोगों का अपना संविधान है कि नहीं है, ये प्रश्न उठता है कई बार। कई कहते हैं कि भारतीय संविधान लोगों का नहीं है, तो जो है वो उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है, लेकिन मैं नहीं कहता ऐसा। मेरा मानना है कि भारतीय संविधान जो है वो निसंदेह भारतीय लोगों द्वारा बनाया संविधान है, क्योंकि उस वक्त जो संविधान सभा में लोग चुने गए थे वो सभी उस समय के नियमों के अनुसार जो है उन सदस्यों को चुना गया था, क्योंकि उस वक्त व्यवस्था ऐसी थी। उस वक्त जो है प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं थी, लेकिन जो भी व्यवस्था थी वो समय के अनुसार बिल्कुल सही थी, और सभी सदस्य जो है वो उसी ढंग से निर्वाचित हुए थे और वो लोगों ने चुने थे। इसलिए, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी देश का जो संविधान का निर्माण जो करती है वहां की संविधान सभा करती है, और वो संविधान सभा जो होती है लोगों के द्वारा एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई एक सभा होती है। तो वो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब हमारे संविधान सभा के चुनाव हुए तो उन लोगों ने जो है वो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। ये भी आपको मालूम है कि वो जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष चुनाव था, सांप्रदायिक आधार पर चुनाव था,
और चुनाव हुए थे वो बिल्कुल एक नियम के अनुसार हुए थे, तो इसको आपने याद रखना। साथ ही साथ जब भारत आजाद हुआ, आजादी के पश्चात भारत में जो पहले चुनाव 1952 में हुए, तो उन चुनावों के पश्चात में जो सरकार बनी, जो लोगों ने प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जिन लोगों को चुना, संसद के सदस्यों को चुना, उन लोगों ने भी तो इस संविधान को माना, उन्होंने तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो इससे भी इस बात का पता चलता है कि जो प्रथम आम चुनाव में जो निर्मित संसद थी उसने भी और राज्य विधानमंडलों ने भी जो है वो इस संविधान को स्वीकार किया, और इससे से पता चलता है कि भारतीय जो संविधान है वो भारतीय लोगों का अपना संविधान है, और ये लोगों का कहना कि ये उधार लिए सिद्धांतों का समूह है, बिल्कुल गलत है। इसमें एक और प्रश्न उठता है कि भारत जो है वो संपूर्ण सभ्यता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो है बहुत, इस बात को अगर हम समझें तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार की घटना घटती हैं वो घटना कम हो जाएंगी, क्योंकि जब तक, मेरा तो ये मानना है कि जब तक भारत के लोग जो है वो अपने संविधान को नहीं समझते, तब तक इस देश का जो विकासशील से विकसित बनने का जो सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें आजाद हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम आजादी की जो है वो 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जो है वो विकसित नहीं बन पाया है। कहीं ना कहीं मेरे अनुसार यही कारण है कि भारत का जो संविधान है उसका हम भारतीयों को संपूर्ण ज्ञान है ही नहीं है। तो जब तक हम इसके एक एक शब्द को नहीं समझेंगे, अर्थात संविधान को नहीं समझेंगे, अपने देश को नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें जो बहुत ही इसके आदर्श वाक्य इसमें छुपे हुए हैं, भारत को संप्रभुता संपन्न, इसका अर्थ समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक एक शब्द का अर्थ आप विद्यार्थियों को भली भांति आना चाहिए, ताकि उसको आप परीक्षा के लिए भी याद रखें और आने वाले समय में अपने जीवन में भी आत्मसात करें, ताकि आप अपने इस विकासशील भारत के विकास में अपना योगदान दे सके। मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न। देखिए, इसके शब्द में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न सॉवरेन, इसका मतलब सॉवरेन कंट्री। तो भारत एक सॉवरेन कंट्री या संपूर्णता संपन्न राष्ट्र है। क्यों है? संपूर्णता संपन्न का अर्थ होता है कि जब कोई संस्था या जब किसी प्रकार का, जब कोई अर्थ का मतलब जब कोई संस्था प्रत्येक आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, तो उसको जो है वो उस पर किसी भी शक्ति, किसी प्रकार का दबाव ना हो, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है। तो आज तो हम संपूर्ण सभ्यता संपन्न है ही है, क्योंकि आज हम अपनी सभी प्रकार के आंतरिक और बाह्य नीतियों का निर्माण करने में पूर्णतया स्वतंत्र हैं, और कोई भी हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता। इसलिए जो है वो भारत जो है वो एक संपूर्ण संपन्न राष्ट्र है, और संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न होने का यही तात्पर्य है कि भारत जो है वो अपने हितों के अनुसार अपने नीतियों का निर्माण कर सकता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समूह उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। आपको ज्ञात रहे कि जब भारत आजाद हुआ था, आजादी से पहले ही भारत में जो है वो अंतरिम सरकार गठन हो गया था, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। 2 सितंबर 1946 को उन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री रूप में जो है पद संभाला था। और जब बाद में जब गुटनिरपेक्षता का निर्माण हुआ तो उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा था कि भारत जो है वो अपनी सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में जो है वो स्वतंत्रता के आधार पर निर्णय लेगा। वो भी और भी बातें बहुत सारी आपको ये पता, आप पढ़ते हैं तो आपको पता चली जाती है कि हम जो है वो संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र क्यों है। तो मैं समझता हूं कि आपको इस बात का पता चल चुका होगा कि, और आप चलो रिफ्रेश हो चुके हो। पहले पता तो आपको था ही था, पर मुझे लगता है शायद आप रिफ्रेश हो गए होंगे कि संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र वो राष्ट्र होता है जो कि अपने आंतरिक और बाह्य नीतियों के निर्माण में स्वतंत्र होता है। बात करते हैं समाजवादी की। देखिए, सोशलिस्ट, तो भारत जो है एक समाजवादी देश है। हालांकि ये शब्द भारतीय संविधान में पहले शामिल नहीं था। ये समाजवादी शब्द जो है वो 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था।
तो समाजवादी होने का अर्थ क्या है कि भारत जो है वो निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है, इसका अर्थ हुआ। साथ ही साथ देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो उसके पश्चात भारत में जमींदारी प्रथा थी और राजाओं की राज थे। तो उसके पश्चात जब भारत आजाद होने के पश्चात फिर जब देश का पहला चुनाव हुआ, उसके पश्चात भारत में जो है वो इस प्रकार की प्रथा को समाप्त हुआ। संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होने लगा। साथ ही साथ जो भी एक प्री वर्ष हुआ करता था, जो कि हमारे देश में जब देश आजाद हुआ तो 17 प्रांत ऐसे थे जो ब्रिटिश भारत के कब्जे में थे और लगभग 565 रियासतें थी। तो इन 565 रियासतों के राजा और महाराजाओं को जब भारत में विलय किया गया तो उनको एक विशेष प्रकार का आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिसको प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता है। तो वो भी समाप्त कर दिया गया। बड़े बड़े उद्योगों और उत्पादनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। रेल सेवा, परिवहन सेवा, मतलब मैक्सिमम जो हमारे सेक्टर थे, चाहे बिजली का उत्पादन हो, परिवहन हो, वायु हो, उसके पर सरकार का जो है वो नियंत्रण होना ही समाजवाद का उदाहरण है। तो ये भी आपको हमारी चर्चा में इस बात का इल्म हो गया होगा कि समाजवादी का अर्थ क्या हुआ। बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्ष, अब इस शब्द को देखिए, हालांकि छोटा सा शब्द है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन अगर इसके महत्व को समझे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही बड़ा शब्द है। जब से भारत आजाद हुआ है, धर्म के नाम पर न जाने कितने लोगों की बलि चढ़ी है। लेकिन अगर हम अपने भारत के संविधान को समझते और इस शब्द को समझते तो शायद ऐसा हम कभी नहीं करते, क्योंकि ये जो धर्मनिरपेक्ष है इसका अर्थ ये है कि भारत के लोगों का, क्योंकि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी धर्म को मानने और उसकी पूजा करने का स्वतंत्रता है। भारत का जो शासन है वो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, ना कि धर्मतंत्र पर आधारित है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है, ये शब्द का अर्थ है। लेकिन अगर आप इस शब्द को सिर्फ पढ़ें, याद रखें, प्रचलित ठीक है, लेकिन अगर इसको आत्मसात करें तो मैं समझता हूं कि हम राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़े योगदान दे सकते हैं। तो ये एक दर्शन है, ये भी भारतीय राजनीति राजदर्शन है कि धर्मनिरपेक्ष को याद नहीं रखना है प्रिसाइज, लेकिन उसको आत्मसात भी करना है। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द में एक इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि आज हम देखते हैं, जब से भारत आजाद हुआ है, आजादी से लेकर आज तक जो है धर्म के नाम पर न जाने कितने लड़ाइयां हुई, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। अगर हम हर धर्म के सम्मान को समझते और दूसरे धर्म का और अपने धर्म के साथ उसको भी बराबर समझते तो शायद ऐसा ना होता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये धर्मनिरपेक्षता है। बात करते हैं गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की। लोकतंत्रात्मक, देखिए, आपको मालूम है कि आज पूरे देश के, पूरे विश्व में जो है वो आधुनिक लोकतंत्र का निर्माण हो चुका है। तो आज हर राष्ट्र जो है वो लोकतांत्रिक मूल्य को पहचानता है। हम तो सभी सौभाग्यशाली हैं कि जैसे भारत बना, आजाद हुआ, आजादी के पश्चात हमारे भारत के लोगों ने जो है वो लोकतांत्रिक पद्धति का जो अपनाया। तो लोकतंत्रात्मक पद्धति का मतलब टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, मतलब ऐसी देश जिसकी शासन प्रणाली लोगों की, लोगों से और लोगों के द्वारा हो, सब कुछ लोगों का हो, जहां लोग जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो शासन के कार्य में भाग लेते हो, वो लोकतंत्रात्मक देश होता है। तो भारत का जो हमारा जो देश है, वो भारत में जो है वो शुरू में आपको बोला गया कि भारत में जो सर्वशक्तिमान हमारी जनता है, जनता द्वारा ही सरकार चुनी जाती है और जनता द्वारा ही सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका जाता है। तो समस्त शासन की समस्त शक्तियां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, क्योंकि हमारे देश में जो है वो प्रत्यक्ष रूप से लोग जो है वो चुनाव में भाग तो लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो है शासन कार्य में भाग नहीं लेते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि लोग जो है वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन के कार्य में जो है वो भाग लेते हैं। ये लोकतंत्रात्मक देश होने की पहचान है। लोकतंत्रात्मक देश होने के कारण ही हमें जो है मौलिक अधिकारों की सुविधा दी गई है, जिससे हम अपने जीवन का विकास कर सकें। एक और महत्वपूर्ण शब्द इसमें आता है, गणराज्य। मेरे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, गणराज्य। देखिए, जहां तक बार बार आपको पता है कि
मैं कहना चाहूंगा कि 1947 को हम हुए स्वतंत्र, 1950 को हम बने गणतंत्र। गणतंत्र को मिली तभी पहचान जब लागू हुआ हमारा अपना संविधान। तो जब हमारा अपना संविधान लागू हुआ तभी स्वतंत्रता को असली पहचान मिली, तभी हम गणराज्य बने। जब तक हमारा अपना संविधान नहीं था तब तक हमारे देश में अधिराज्य की स्थिति थी। जैसे ही हमारा संविधान बना और लागू हुआ उसके पश्चात हमारा देश गणराज्य बना। गणराज्य वो देश होता है जिसका अपना संविधान होता है और जिसके मुखिया को उसके अनुसार, गणराज्य वो देश होता है जिसका अपना संविधान होता है, उसके अनुसार देश का शासन चलता है। साथ ही साथ जिस देश के मुखिया को लोगों द्वारा चुना जाता हो वो देश गणराज्य होता है। तो हमारे देश का जो मुखिया है वो वंशानुगत नहीं है। तो जिस देश का शासक वंशानुगत नहीं होता वो शुद्ध रूप से गणराज्य कहलाता है। तो आप सभी को इस बात का ज्ञान है कि हमारे देश का जो शासन है वो राष्ट्रपति के नाम पर चलता है, और राष्ट्रपति, हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं है। हमारे राष्ट्रपति को जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की जनता चुनती है। हमारे देश की जनता कैसे चुनती है? क्योंकि हमारे देश की जनता अपने जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वही प्रतिनिधि आगे चलकर जो है वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार देश का जो सर्वोच्च शासक होते हुए भी वो जनता से ऊपर नहीं है, जनता से ऊपर नहीं है। भारत में जो है राष्ट्रपति की शक्तियां का स्रोत भी जनता ही है। तो ये भी आप लोगों को इस बात शब्द से जो है वो इस बात का पता चल चुका होगा कि कैसे भारत जो है वो गणराज्य है। तो ये जो यही सारी बातें जो है वो भारतीय संविधान को दुनिया के संविधान से सबसे अलग जो है वो बनाती है। प्रश्न आपसे इकट्ठा पूछा जाता है और प्रश्न आपसे अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान जो है वो किस प्रकार से प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य है। तो ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है और इसके साथ साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसी का जो अगला हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो पहले विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की विशेषताएं हालांकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आपका जो पहला हमारा जो भाग 1 है जिसमें भारतीय संविधान की कार्यशीलता का वर्णन किया गया है, पहले भाग में संविधान की भारतीय कार्यशीलता का, उसके पहले पाठ में आपको संविधान कैसे बना, किसने बनाया, कौन से स्रोत थे और उसकी क्या विशेषताएं थी, इसमें बहुत सारी बातें उसमें आपने पढ़ी है। लेकिन फिर भी हालांकि क्योंकि ये इस पाठ का भी एक प्रश्न बनता है तो हम भी उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा आप सभी को मालूम ही है कि हमारा संविधान कब बना। आपको मालूम है कि हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हुआ और आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ, हम गणतंत्र बने। तो इसमें जो व्यवस्थाएं की गई हैं हमारे देश के संविधान की जो निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है कि हमारे देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहली इसकी विशेषता है लिखित और विस्तृत संविधान। इसमें देखिए जब ये संविधान लिखा गया था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और 12 भाग थे। लेकिन आज की डेट में यही अनुच्छेद बढ़कर 448 हो चुके हैं, 22 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, 25 भाग हो चुके हैं। तो पहली विशेषता यह है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। साथ ही साथ हमारे देश में संविधान के भाग नंबर 2 इसका मौलिक अधिकार। संविधान की दूसरी मुख्य विशेषता है मौलिक अधिकार। आप सभी बच्चों को पता है कि अधिकार क्या होते हैं, आप इस अधिकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकार जिनका संविधान में प्रावधान किया गया हो ताकि सारे नागरिकों का एक समान विकास हो सके, संपूर्ण विकास हो सके, इसलिए मौलिक अधिकार की व्यवस्था की जाती है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 32 तक जो है वो मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है ताकि प्रत्येक नागरिक का विकास हो सके और उसके विकास के लिए ही कटिबद्ध होने के कारण जो संविधान में इस व्यवस्था की गई है। इसमें राज्य के नीतिक सिद्धांत भी निश्चित किए गए हैं। देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसका जो अनुच्छेद 36 से 51 है, अनुच्छेद 36 से लेकर 36 to 51 जो अनुच्छेद है उसमें जो है वो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और ये सिद्धांत शासन का मार्गदर्शन करते हैं और
हमारे देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना को सिद्ध करते हैं। ये मैं आपको बीच में, और उसके साथ साथ इसकी एक विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात की कि किस प्रकार से भारत में एकल संगठित यानी एकीकृत न्यायपालिका, एकल संगठित न्यायपालिका है, और एकल न्याय संगठन में सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे अन्य न्यायालय है। ये सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे निम्न न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका व्यवस्था भी संविधान का ही एक विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली की हम बात करते हैं, हमारे संविधान की विशेषता है कि इसमें संसदीय शासन की व्यवस्था की गई है ताकि प्रत्येक स्तर पर लोगों को अपनी मनपसंद सरकार चुनने का अधिकार मिल सके। संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ है यही कि जब लोग जो है प्रत्येक स्तर पर अपनी मनपसंद सरकार का चयन कर सके, तो ये सी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। और यह भी एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। अपनी शक्तियों, मतलब यहाँ पर जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इसमें और भी व्यवस्थाएं की गई हैं। भारतीय संविधान में जो है वो आपको, क्योंकि इसमें लंबा नहीं जाना चाहूंगा, आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको 5-6 पॉइंट भी इसमें लिखने होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसका जो छठा पॉइंट है उसमें अन्य व्यवस्थाओं की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आपको मालूम है कि भारतीय संविधान काफी लंबा है, इसकी काफी बड़ी विशेषताएं हैं, लेकिन आपको परीक्षा की दृष्टि से आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं। तो आप लोगों को भी, हालांकि यहाँ चर्चा में तो बातें ज्यादा कर सकते हैं, ज्ञान, सामान्य ज्ञान को भी लेकर और चर्चा को लेकर भी, लेकिन जब परीक्षा की बात आती है तो परीक्षा में आपने समय के अनुसार ही अपने प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। इसमें केवल 5 और 6 पॉइंट के बीच में आपने इसका उत्तर जो है वो देना है। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जो अन्य विशेषताओं में आता है कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। समय समय पर जब भी देश में आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो हमारे देश का राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है वो व्यवस्था करता है और उसको आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। साथ ही साथ इसमें एक और व्यवस्था की गई है। हमारे देश में जो है वो वैसे तो दोहरी शासन प्रणाली है, ये भी संविधान की विशेषता है, दोहरी शासन प्रणाली। इसमें राज्य में अपनी सरकार है, यानी कि केंद्र में अपनी सरकार है। तो दोहरी शासन प्रणाली के साथ साथ यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि स्थानीय निकायों की भी व्यवस्था की गई है। क्योंकि हालांकि जब मूल संविधान बना तो उसमें जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में देश के हमारे नीति निर्माताओं को लगा कि वाकई देश में जब तक स्थानीय स्तर पर जो है वो लोकतंत्र का प्रसार विस्तार नहीं होगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है वो 1992 में जो है वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि आगे चल 1993 में लागू हुआ। इसके द्वारा जो है वो स्थानीय स्तर के लोकतंत्र को मजबूत किया गया। 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और स्थानीय लोकतंत्र को जो है वो संवैधानिक मान्यता दी गई। तो ये भी हमारे भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस चर्चा से मुझे लगता है कि आप लोगों को आप लोग काफी लाभान्वित होने वाले हैं, क्योंकि बड़ी सरल भाषा में अपने कोशिश में कर रहा हूं कि ताकि हर शब्द में आपको जो है वो इस विषय का जो ज्ञान है वो आपके साथ बांट सकूं, आपके साथ साझा कर सकूं। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और जैसा कि आपको बताया जा रहा है, ये भी संविधान की विशेषता है कि स्थानीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की गई। तो इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना मैंने चर्चा की तो उसमें एक शब्द लिखा, एक लाइन मैंने बोली कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। इसकी भी चर्चा करना बड़ा जरूरी है। और ये कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्याख्या करें। तो भाई इस बात से आप सभी भली भांति परिचित हैं कि भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है वो है लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। और सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जितने भी समाज में व्यक्ति, नागरिक हैं वो सभी समान हैं।
वो समान समझे जाएं और उन्हें समाज में सभी उपलब्ध सुविधाओं का उपभोग करने का अधिकार हो और उन्हें अपने जीवन का विकास करने के अवसर जो है वो व्यवहारिक रूप से प्राप्त हो, छुआछूत की समाप्ति हो और सामाजिक न्याय जो है वो स्थापित हो सके। तो ये सामाजिक न्याय का अर्थ है। इसके शब्द है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय की तो आपको पता कि जब तक आर्थिक रूप से हम सक्षम नहीं होंगे तब तक हमारा जो विकास है वो पूर्ण नहीं हो सकता। तो समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए और उत्पादन के साधनों पर चाहे वो किसी व्यक्ति का जो है वो अधिकार ना हो, जबकि पूरे सबका जीवन स्तर अधिकार प्राप्त हो, सभी को जो है वो न्यूनतम जीवन स्तर का अधिकार प्राप्त हो, ये आर्थिक न्याय कहता है। और कोई भी व्यक्ति गरीबी के कारण भूखा ना मरे और पिछड़ी जातियों को इसीलिए जो है वो सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए हमारे संविधान में एक अलग से व्यवस्था की गई है, विशेष व्यवस्था जिसको मैं कहूँगा। संरक्षित भेदभाव को जो है वो सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए रखा गया है, क्योंकि हमारे देश के जो दलित शोषित वर्ग है उनको भी जो है वो सरकारी सेवा में आरक्षण पिछड़ी जातियों को उसमें सुविधा दी गई है ताकि उनका जो है वो आर्थिक न्याय हो सके। राजनीतिक न्याय से भी बड़ा सिंपल जैसा शब्द है, इसमें भी आपको यही बात करनी है कि सभी व्यक्ति अपने अधिकारों का स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो प्रयोग कर सकते हैं और राजनीतिक शक्ति समाज के किसी एक वर्ग के हाथ में ना केंद्रित हो और गरीब व्यक्ति भी अपने राजनीतिक अधिकारों का स्वतंत्रता से प्रयोग कर सके, इसी को जो है राजनीतिक न्याय कहा जाता है। तो आपको मालूम है कि आज भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक को जो है वो राजनीतिक न्याय प्राप्त है। तो इस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से संविधान के जो राजनीतिक दर्शन है वो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। और जब तक आपको हमारे संविधान में निहित राजनीतिक दर्शन का ज्ञान नहीं होगा, आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। तो भारतीय संविधान के दर्शन को समझना प्रत्येक विद्यार्थी का और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अब एक और प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा विस्तार से कर ली। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान की जो लक्ष्य हैं, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या वर्णित जो व्यवस्था हैं, उनमें किन लक्ष्यों को जो है वो दर्शाने का यत्न किया गया है। तो भाई भारतीय संविधान की जो विशेषताओं का या विशेषताओं का अध्ययन करने के पश्चात जो है वो निम्नलिखित लक्ष्य दर्शाने का जो प्रयत्न किया गया है कि देखिए, मैंने बात की कि भारतीय संविधान हमने पहली लाइन में लिखा कि सामाजिक आर्थिक न्याय। तो इसका जो लक्ष्य है कि भारत में सब नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त हो। संविधान की प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को प्रतिष्ठा व अवसर की समानता देने की घोषणा की गई है। तो समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर जो है विकास करने का समान अवसर दिया जाएगा। यह भी भारतीय संविधान के जो व्यवस्थाएं हैं उसका एक लक्ष्य है। विद्यार्थियों, राष्ट्र की एकता और अखंडता हेतु जो है वो दृढ़ निश्चय की भावना विकसित करना भारतीय संविधान का लक्ष्य है। भारतीय संविधान का लक्ष्य है कि विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता स्थापना हो, ताकि किसी प्रकार का किसी भी के साथ जो है वो धर्म के साथ किसी प्रकार की स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को अपने इच्छा अनुसार उसकी पूजा करने के लिए स्वतंत्र, ये इसका लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपने नागरिक, भारत में प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत गौरव को स्थापित रखा जाएगा। आपने में एक आपको अपने लाइन जब पढ़ी उसमें आपको बताया कि प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, देश की एकता और अखंडता, ये इसका लक्ष्य है। देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना को दृढ़ बढ़ाने के लिए जो है वो दृढ़ संकल्प होकर इसमें भातृत्व भाव को जो है वो इसका एक लक्ष्य है कि सभी लोगों में भातृत्व भाव हो,
सभी जो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का दुख समझें और एक दूसरे का सहयोग करें, तभी जाकर जो है वो हमारा ये संविधान का जो ये भी एक लक्ष्य है कि तभी अगर जब हमारे अंदर भ्रातृत्व की भावना होगी तभी हमारा देश जो है वो विकास की पथ पर आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ इसका जो लक्ष्य है वो है कल्याणकारी स्वरूप। राज्य का जो कल्याणकारी स्वरूप है उसका अर्थ ये होता है कि राज्य एक साधन के रूप में पंचायती राज व्यवस्था, धन व्यवस्था पर बल और महिलाओं को आरक्षण उदारीकरण पर बल है। तो कल्याणकारी स्वरूप में इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक कहते सीधा सा अर्थ है कि जब तक मेरा पड़ोसी जो है अगर खुश नहीं है तो मैं भी खुश नहीं रह सकता, अर्थात दूसरों के कल्याण में ही हमारा कल्याण निहित है। तो यही हमारे संविधान का लक्ष्य है कि देश में जो है वो कल्याणकारी सरकार का गठन हो और वो प्रत्येक वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, ताकि इस देश में जो है वो भ्रातृत्व विकसित हो सके और हमारा देश जो है वो हर प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ सके। तो ये कुछ लक्ष्य इसमें हमारे भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन में निहित हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि संवैधानिक जो निष्पक्षता यानी संवैधानिक साक्षरता का होना जो देश के लिए जरूरी है, उसके लिए भी हमें जो है वो हमारे भारतीय संविधान में जो निहित राजनीतिक दर्शन है उनको समझना अति आवश्यक है। और आप विद्यार्थी जो कि आगे चलकर इस देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे, आप विद्यार्थियों को भी चाहिए कि इन प्रश्नों को आप जो है वो परीक्षा की दृष्टि से तो याद करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ इन शब्दों का अर्थ को आत्मसात भी करें। क्योंकि विद्यार्थियों, जब तक आप इन शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक आप जो है वो भारत को नहीं समझ पाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप संविधान को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने देश को नहीं समझ पाएंगे। यही तो कारण है क्योंकि हमारे देश में अभी तक जो है वो संवैधानिक निरक्षरता देखने को मिलती है, संवैधानिक अनपढ़ता देखने को मिलती है। भारत के बहुत कम लोगों को भारत के संविधान का ज्ञान है, उसके शब्दों का, उसके दर्शन का, उसके आदर्श वाक्यों का ज्ञान नहीं है। तभी तो हमारे देश का सदियों से जो शोषण होता रहा था और अभी भी भारत जो है वो विकासशील से विकसित नहीं हो पाया है। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब जो है वो भारतीय संविधान के निहित राजनीतिक दर्शन को समझें और उनको आत्मसात करें। तो ये इस पाठ की चर्चा थी। मैं समझता हूँ कि इस पाठ के चर्चा के माध्यम से आपको बहुत सी बातें स्पष्ट हुई होंगी। प्यारे विद्यार्थियों, तो इस संविधान में निहित राजनीतिक दर्शन में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे मैंने उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा की है, कोशिश की है कि मैं चर्चा के माध्यम से इनको आपके बीच में रखूं और आप इस हर बात से स्पष्ट हों। इसके पश्चात हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, तो उस वक्त में क्यों ना हम इस वक्त का सदुपयोग करें और एक और महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आगे बढ़ें। जैसा आपको मालूम है कि हमारा जो द्वितीय चरण की जो परीक्षा है उसमें जो महत्वपूर्ण विषय रहेंगे पहले भाग से और दूसरे भाग से, उसकी मैंने आपके बीच में चर्चा कर दी थी। तो जैसे कि पहले भाग में न्यायपालिका, भारतीय संघवाद, आपका स्थानीय सुशासन और संवैधानिक निहित राजनीतिक दर्शन है। तो दूसरे भाग जो कि राजनीतिक सिद्धांत से संबंध रखता है उसमें आपसे धर्मनिरपेक्षता, आपसे नागरिकता, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रवाद और शांति से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम जो है वो छोटी सी चर्चा, क्योंकि पाठ बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा अध्याय है शांति, इसको लेकर जो है मैं आपके बीच में चर्चा करने जा रहा हूं। आशा रखता हूं कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे।
चलिए, थोड़ा सा 10-15 मिनट का वक्त मेरे पास और है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका प्रयोग मैं आपके बीच में इस छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय के साथ चर्चा करूं। शांति। देखिए, शांति का जो है इंग्लिश में पीस कहते हैं, और इसका जो अभिप्राय होता है शाश्वत होना होता है, स्थिर होना होता है। क्योंकि अगर आज हम देखें तो शांति के लिए जो है लोग कितना भटक रहे हैं, शांति के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, तो ये बात से छुपी नहीं है। तो जहां तक साधारण शब्दों में इसका अर्थ की बात होती है, तो शांति का अर्थ होता है शाश्वत होना या स्थिर होना। अर्थात ऐसा कोई भी कार्य जिसको करने में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति ना हो, वो शांति होता है। शांति की एक्चुअली राजनीति विज्ञान में अगर मैं बात करूं, तो राजनीति विज्ञान में शांति का अर्थ जो होता है युद्ध के अभाव से होता है। शांति का अर्थ होता है युद्ध से अभाव और हर प्रकार की हिंसा की समाप्ति और सबके कल्याण से लिया जाता है। राजनीति विज्ञान में भी याद रखें कि शांति का अर्थ जो है वो युद्ध के अभाव से और हर प्रकार की हिंसा की समाप्ति से और सबके कल्याण से ही शांति का अर्थ लिया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत ही सुंदर परिभाषा, क्योंकि शांति बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में विभिन्न विचारकों ने विभिन्न विचार दिए हैं। और जहां तक महाभारत में बोला गया है कि शांति के माध्यम से हम अपनी स्नायु को अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी बात कही है कि शांति के माध्यम से हम अपनी स्नायु और अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। और बर्ट्रैंड रसल एक बहुत ही दार्शनिक हुए, राजनीतिक दार्शनिक, उन्होंने शांति एक प्रक्रिया का नाम है जिसके माध्यम से व्यक्ति बिना हथियारों का प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर परिभाषा बर्ट्रैंड रसल ने दी है कि बिना हथियारों से हम जो है वो दूसरे व्यक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित करें, वो शांति है। तो देखिए कितना अच्छा अर्थ उन्होंने बताया है। और मनु ने तो मन को स्थिर रखने की प्रक्रिया बताया है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि शांति का कुछ नहीं आता है। 2 नंबर में क्वेश्चन कि शांति किसे कहते हैं, शांति का शाब्दिक अर्थ क्या है, शांति की परिभाषा क्या है। बात करते हैं शांति के तत्वों की। तो शांति के जो देखिए शांति का जो पहला महत्वपूर्ण तत्व है वो है अहिंसा। अहिंसा अर्थात किसी के साथ किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक रूप से कोई भी प्रताड़ना जो अहिंसा होती है, और बिना अहिंसा के शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। ये इतिहास के बात का गवाह है। हमारे अनेक महापुरुष हुए, यीशु मसीह हुए, हजरत मोहम्मद हुए, महावीर जैन हुए, गौतम बुद्ध हुए, गुरु नानक देव आदि सब ने जो है वो एक ही बात कही है कि शांति की स्थापना के लिए किसी भी तरह की हिंसा पर रोक लाने का समर्थन किया है। तो अहिंसा जो है वो होना शांति के लिए बहुत ही जरूरी तत्व है। और दूसरी बात है धर्म। शांति का जो आधारभूत तत्व है वो धर्म है। कोई भी धर्म कहता है कि किसी दूसरे को धोखा ना दें, किसी के साथ किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक रूप से उसको क्षति ना पहुंचाए, और किसी भी को भी हिंसा की अनुमति नहीं है। मतलब अहिंसा परमो धर्म की धारणा जो है वो प्रत्येक धर्म करता है, और यही शांति के लिए आवश्यक भी है। विश्वास, जब तक एक देश का दूसरे देश पर विश्वास या एक हम आदमी का एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, तब तक शांति की स्थापना नहीं हो सकती। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि रूस का यूक्रेन पर विश्वास उठ चुका है। अगर रूस का यूक्रेन पर विश्वास होता तो इतना बड़ा युद्ध ना हो पाता, क्योंकि रूस और यूक्रेन के मध्य जो विश्वास की कड़ी थी वो टूटी, और अविश्वास की भावना के कारण जो है वो आज वहां पर प्रलय जो है वो हो रही है। तो ये बात आप बच्चों को याद रखनी है कि विश्वास बहुत ही जरूरी है शांति की स्थापना के लिए। जब तक मनुष्य आपस में हम विश्वास व्यक्त करते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में भी जो है वो शांति स्थापित हो सकती है। और अगर उनमें शांति स्थापित हो जाएगी
तो समाज में स्वाभाविक है कि समाज में भी शांति स्थापित हो सकती है। इसका एक और तत्व है सहयोग। सहयोग जब तक किसी क्षेत्र विशेष या राज्य या विशेष जन सहयोग की भावना विद्यमान होती है तब तक वो शांति स्थापित हो जाती है। लेकिन अगर उनमें विश्वास की भावना या सहयोग की भावना नहीं होगी तो शांति नहीं होगी। अब यह सहयोग आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है। मतलब सहयोग से जो है वो जटिल से जटिल कार्य भी आसानी से किया जा सकता है। कहावत है यूनिटी स्ट्रेंथ, तो वो कहावत ऐसे नहीं बनी है, एकता में बल है। अर्थात सहयोग से ही हम जो है वो बड़े से बड़ा कठिन कार्य भी आसानी से कर सकते हैं, और ये भी शांति के लिए, और तभी शांति स्थापित हो सकती है। और इसका एक और महत्वपूर्ण तत्व है कल्याण। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे देश में कल्याणकारी सरकार है और शांति के लिए भी कल्याण होना जरूरी है। जब तक समाज में दुख, तकलीफ, भूख, गरीबी, अन्याय और अनपढ़ता या अराजकता होगी तब तक समाज में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। कहने का मतलब हो गया हम तभी सुखी रह सकते हैं जब हमारा पड़ोसी सुखी होगा। तो आधुनिक समय में जो है वो कल्याणकारी राज्य की श्रेष्ठता का जो है वो पता चलता है, तभी जो है वो शांति स्थापित होती है। तो ये भी एक बहुत जरूरी टॉपिक था जो मैंने आपसे डिस्कस करना था। इसके साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या शांति हमेशा युद्ध चाहती है या अहिंसा चाहती है। सॉरी, देखिए ये बात तो ये बिल्कुल सत्य है कि शांति सदैव अहिंसा चाहती है। अहिंसा का अर्थ मैं बार बार कह रहा हूं कि जब किसी भी व्यक्ति को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित ना किया जाए तो वो अहिंसा कहलाती है। विद्यार्थियों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां किसी भी प्रकार की हिंसा होती है वहां शांति स्थापित नहीं हो सकती। गांधी जी का तो ये मानना था कि अहिंसा के द्वारा एक अत्याचारी व्यक्ति को भी जो है वो आप नियंत्रण में ला सकते हैं, और लेकिन ऐसा हर वक्त संभव नहीं है। शांति के स्थान, अगर हम शांति से ही काम लिया होता तो शायद 15 अगस्त 1947 को हम आजाद नहीं हो पाते। अगर हमने क्रांति की तभी हम जो है वो शांति प्राप्त कर सके। कहने का तात्पर्य है कि क्रांति हुई तभी शांति हुई, क्योंकि क्रांति के द्वारा ही देश आजाद हुआ और आजादी के बाद ही देश में जो है वो शांति का वातावरण स्थापित हो सका। तो आज भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने युद्ध के जरिए जो है वो शांति की स्थापना की है, चाहे हिटलर है, मुसोलिनी है, नेपोलियन है, और अभी मैं जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं कि रूस भी जो है वो युद्ध के माध्यम से ही, हिंसा के माध्यम से ही जो है वो शांति स्थापित करना चाहता है। और भारत का तो, लेकिन इस बात के बहुत से प्रमाण मौजूद है कि शांति के लिए सदैव हिंसा ही जरूरी नहीं है, कई बार शांति के लिए हिंसा भी करना पड़ती है। तो इस बात सारे लोग जो है वो भली भांति परिचित हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सीधी सी बात है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बार बार पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है, बार बार हमारे देश के सीमाओं पर जो है वो आक्रमण करता है और हमारे देश को उकसाता है। तो उसी प्रकार से हमारा पड़ोसी देश चीन है, चाहे वो गलवान घाटी, चाहे वो हमारा पीछे बहुत सारे 1962 में युद्ध हुआ हो, बाद बहुत सारे ऐसे तथ्य मौजूद हैं जो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि कई बार जो है वो शांति की स्थापना के लिए हिंसा का रास्ता भी अपनाना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा अहिंसा से शांति प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन कई बार शांति प्राप्त करने के लिए हमें हिंसा का रास्ता भी अपनाना पड़ता है। तो आप सबको इस बात की इतना ही आप इसके ऊपर लिखना है। कई बार 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कई बार 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उस हिसाब से जो है इस प्रश्न का उत्तर देना है प्यारे विद्यार्थियों। अगला हमारा जो टॉपिक है कि किन परिस्थितियों में युद्ध को न्यायोचित माना गया है, ये भी चर्चा का विषय रहेगा। और इस विषय में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो बोलती हैं कि युद्ध को जो है वो न्याय उचित है। तो जैसा मैं भी बता रहा था कि जब हम गुलाम थे तो हमें जो है वो हिंसा के रास्ता चलने पर ही अंग्रेजों के साथ
दो हाथ करने के पश्चात ही हमें उनको देश से भगाना पड़ा और हमें देश में आज़ादी प्राप्त हुई। तो सबसे बड़ी बात है कि जब देश की संप्रभुता को खतरा हो, राष्ट्र की एकता और प्रादेशिक अखंडता को रक्षा के लिए जो है वो युद्ध जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना चाहेंगे तो तभी हो पाएगी जब हम युद्ध, अगर हमारे ऊपर कोई बाहरी आक्रमण करता है तो उसका जवाब हमें युद्ध से देना पड़ता है। साथ ही साथ आपको इतिहास की बात का साक्षी है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भी जो है वो युद्ध आवश्यक होते हैं, न्याय उचित होते हैं। आवश्यक या न्यायोचित की बात हम कर सकते हैं। तो यदि किसी देश की जनता को स्वतंत्र प्राप्ति के लिए युद्ध करना पड़े तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो भारत का तो सबसे बड़ा जो आंदोलन है, जिसको भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वो तो इसका सीधा उदाहरण है कि इसमें जो है वो युद्ध न्यायोचित था। एक और बात होती है इसमें राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए आधुनिक समय में बहुत जरूरी है कि युद्ध जो है वो राष्ट्रीय एकता के लिए जो है वो लड़ा जाए। क्योंकि अगर हम ऐसी शक्तियों को, राष्ट्र विरोधी शक्तियों को और सामाजिक शक्तियों को आगे बढ़ना देंगे तो हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो युद्ध है वही एकमात्र विकल्प बच जाता है। इसके साथ साथ हमारे देश एक निरंकुश, अत्याचारी और भ्रष्ट शासन से मुक्ति के लिए भी जो है वो युद्ध करना उचित है। ये इस बात का इतिहास में आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जब किसी शासक की निरंकुशता बढ़ जाती है और वो शोषण करना शुरू हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है, उसका शासन भ्रष्ट हो जाता है, तो उसको जो है वो उखाड़ फेंकने के लिए, उसकी अत्याचारी नीति को दबाने के लिए जो युद्ध करना उचित माना जाता है। जैसे आपको मालूम है कि इतिहास में जो भी क्रांतियां हुई, चाहे वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हो, चाहे हमारे देश का राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे वो चीनी क्रांति हो, चाहे रूसी क्रांति हो, हर प्रकार की, नेपाल में 1907 में किया हुआ राजतंत्र की समाप्ति का आंदोलन हो, इस प्रकार की जो उदाहरण है वो ये बातों को, इस बात को इंगित करते हैं कि युद्ध जो है वो कई बार शांति की स्थापना के लिए उचित माना जाता है। तो ये मैं आपके बीच में चर्चा करना चाहता था और शायद आपको इस बात से पता चल, आपका जो नॉलेज था वो रिफ्रेश हो गया होगा कि क्यों जो है वो युद्ध न्याय उचित माना जाता है। और एक और बात कहना चाहूंगा कि शस्त्रीकरण जो है वो वैश्विक शांति को प्रोत्साहित करता है, अर्थात शांति को बढ़ावा देता है। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण आपको समाज में मिल जाएंगे कि शस्त्रीकरण के द्वारा युद्ध पर जो है नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। शस्त्रीकरण युद्ध को बढ़ावा नहीं देता बल्कि युद्ध पर नियंत्रण भी करता है। इस बात को आप झुठला नहीं सकते हैं। बेशक संसार में भय, अनिश्चय और गुटबाजी का वातावरण बनेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो, देखिए, जब देश में, विश्व में शीत युद्ध का दौर था तो दोनों ही शक्ति गुटों ने जो है वो अपने अपने शस्त्रों का जखीरा बढ़ाया, तो लेकिन कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि जब क्योंकि हमें डर लगता है, और फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान को इस बात का डर है कि वो भारत पर हमला करेगा तो वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दूसरी ओर भारत को भी डर है कि अगर हमने पाकिस्तान पर हमला किया तो कहीं वो परमाणु बम का प्रयोग करके जो है वो हमारे देश का तहस नहस ना कर दे। तो ये शस्त्रीकरण के द्वारा जो है वो पता चलता है कि वैश्विक शांति स्थापित हो सकती है। इससे जो शक्ति का संतुलन बना रहता है। शस्त्रीकरण से विश्व राजनीति में शक्ति का वातावरण, शक्ति संतुलन का वातावरण जो कायम होता है, और कोई भी विश्व राजनीति में अपनी दादागिरी नहीं दिखाता, क्योंकि सबको जो है वो ये डर रहता है कि अगर मैंने पहल की तो हो सकता है दूसरा पक्ष भी मेरे विरुद्ध जो है वो हमला करे और मेरा भी नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ शस्त्रीकरण से शांति प्रयासों को बढ़ावा मिलता है। इससे जो है वो शांति में अस्तित्व की स्थापना होती है। शस्त्रीकरण के कारण से ही जो है वो शांति के प्रयासों को वृद्धि मिलती है और बड़ी शक्तियां कोशिश करती हैं कि शांति जो है वो प्रोत्साहित हो। हालांकि विश्व शांति के लिए हानिकारक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शस्त्रीकरण जो वैश्विक शांति के लिए हानिकारक है, खतरा बन सकता है। अधिक हथियारों का प्रयोग करके और अधिक हथियारों की लालसा जो है वो बढ़ाते शस्त्रीकरण को, मतलब इससे जो है वो विश्व शांति के लिए खतरा पैदा हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज पूरा विश्व जो है वो
यूक्रेन और रूस के युद्ध पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि कब वो युद्ध समाप्त होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है उन दोनों के बीच की जो स्थिति है बहुत ही भयंकर होती जा रही है। आज यूक्रेन की स्थिति जो है, वो यूक्रेन जो देश है वो मल में बढ़ता जा रहा है। तो इससे पता लगता है कि वाकई सशक्तिकरण वैश्विक शांति को प्रोत्साहित तो करता है, लेकिन वो वैश्विक शांति के लिए एक हानिकारक तत्व भी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही चर्चा की और इंटरेस्टिंग हमारा विषय रहता है राजनीतिक विज्ञान। और राजनीतिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हम सबको जो है वो अपने देश के बारे में और पूरे विश्व के बारे में जानने में सहायता करता है। मेरा तो ये मानना है कि जब तक हम सब जो है वो राजनीतिक विज्ञान को नहीं समझेंगे, हम अपने देश को और न ही इस विश्व को समझ पाएंगे। क्योंकि राजनीतिक शास्त्र जो है वो किसी देश की दिशा और दशा सुधारने में बहुत ही सक्षम है। विश्व का या इस पूरे ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का इतिहास इस बात का साक्षी है, प्रत्येक युग इस बात का साक्षी है कि हर एक युग में जो है वो राजनीति के द्वारा ही लोगों ने सत्ता प्राप्त की है। सत्ता प्राप्त करने का माध्यम राजनीति रहा है और आगे भी इस आधुनिक और इस अंतर्राष्ट्रीयवाद युग में जो है वो राजनीति जो है वो सत्ता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन रहेगा। तो आज मैंने आपके साथ बहुत ही दो विषयों पर दूसरे सत्र में चर्चा की। पहला सत्र में हमने न्यायपालिका की चर्चा की थी, दूसरे सत्र में हमने जो है वो संविधान में राजनीतिक दर्शन और शांति के बारे में चर्चा की। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी जो मेरे साथ इस लाइव रिमेडियल क्लास में जुड़े थे वो इस चर्चा से लाभान्वित हुए होंगे और आने वाली परीक्षाओं में आप जो है वो इस चर्चा का जो है वो पूरा फायदा उठाएंगे और प्रश्नों को अपने विचारानुसार जो है वो आंसर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम दोबारा जुड़ेंगे और कल हम जो है वो +2 कक्षा के कुछ महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो भी अगर मुझे डाइट मंडे की ओर से मौका मिलता है तो आगे वाले विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे और आपकी परीक्षाओं को और आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सबका भी धन्यवादी हूँ और विशेषकर डाइट मंडी के प्रधानाचार्य श्री बलबीर भारद्वाज और इस कार्यक्रम की प्रभारी मैडम ममता भारद्वाज का भी बहुत धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने इस प्रकार की नवाचारी प्रक्रिया के द्वारा आज के इस ऑनलाइन के सोशल मीडिया के युग में बच्चों को लाभान्वित किया, उनको एक मौका दिया कि वे अपने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करें, उनको सुने ताकि आने वाले समय में उसका फायदा हो। आशा है कि हम फिर जो है वो चर्चा करेंगे और आपका भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। इसी के साथ ही आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।